हेलो एवरीवन, मैं हूं राज। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिस्तान बाय राज सर में। दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, या फिर स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। हमारे चैनल पे ग्रामर, ट्रांसलेशन, लिटरेचर के प्रोज और पोएट्री से रिलेटेड सभी वीडियोस तथा पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एटसेट्रा से रिलेटेड सभी वीडियोस अलग अंदाज में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश लिटरेचर बुक का पोएट्री सेक्शन का सेकेंड पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड कंपोज्ड बाय अलेक्जेंडर पोप देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ओड ऑन सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है। ओड का मतलब होता है वृंदगान, प्रशंसा, किसी की प्रशंसा में गाया हुआ गीत, वंदन गीत। और सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत या एकांतवास। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर का हिंदी बोल सकते हैं, ओड ऑन सॉलिट्यूड का हिंदी बोल सकते हैं एकांत वृंदगान, मतलब कि एकांत वंदना। मतलब इसमें एकांत की खासियतों के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में एकांत की प्रशंसा की गई है, एकांत की अच्छाइयों के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पोएट का इंट्रोडक्शन। अलेक्जेंडर पोप 1688 to 1744 was one of the greatest satirists of the early 18th century. अलेक्जेंडर पोप, जिनका जन्म 1688 और मृत्यु 1744 ईस्वी में हुई, प्रारंभिक 18वीं शताब्दी के महानतम व्यंग्यकारों में से एक थे। He was also a critic, वह एक समालोचक भी थे। But he is remembered chiefly as satirist, लेकिन उनको मुख्यतः एक व्यंग्यकार के रूप में याद किया जाता है। This vein of his poetry is best expressed in The Rape of the Lock, The Dunciad and Epistes. उनकी कविता की यह शैली द रेप ऑफ लॉक, द डंसाइड और एपिस्टेस में सर्वोत्तम रूप से व्यक्त है। Two of his other famous works are Essay on Criticism and Essay on Man. उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से दो रचनाएं Essay on Criticism और Essay on Man है। Ode is a poem addressed to a person or an object. Ode एक कविता है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित किया जाता है, अर्थात ओड एक वंदन गीत होता है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का गुणगान या प्रशंसा की जाती है। द ग्रीक वर्ड ओड मीन्ट अ चोरिक सॉन्ग जनरली अकम्पनीड बाय डांस। ग्रीक शब्द ओड का अर्थ है वृंदगान। वृंदगान का मतलब होता है कई लोगों के द्वारा ग्रुप में गाया हुआ गीत, जो सामान्यतः नाच के साथ होता है। मतलब कि कई लोगों के द्वारा एक साथ ग्रुप में गाया हुआ वैसा गीत जो डांस के साथ होता है, ओड कहलाता है। The term is presently used to refer to long meditative lyric poems that in dignified manner address a noble subject. यह पद या शब्द अब लंबी ध्यान विषयक गीतात्मक कविता के संबंध में प्रयुक्त होता है, जो विशिष्ट रूप में किसी विशिष्ट विषय को संबोधित करता है। In the present poem, Ode on Solitude, the poet draws a beautiful picture of a happy man. वर्तमान कविता Ode on Solitude में कवि एक प्रसन्न व्यक्ति की सुंदर तस्वीर खींचता है, अर्थात इस कविता में कवि प्रसन्न व्यक्ति के पीछे का राज बताता है या लोगों को खुश रहने के तरीकों से अवगत कराता है। तो दोस्तों, अब सीधे चलते हैं पोएम की तरफ। देखते हैं पोएम। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पेरेंटल एकर्स बाउंड। खुश वह व्यक्ति है जिनकी इच्छा और चिंता कुछ एकड़ पैतृक जमीन तक सीमित है। कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड। अपने जन्मभूमि की हवा में सांस लेता हुआ संतुष्ट है अपनी ही जमीन पर। इस स्टैंजा में कवि यह कहते हैं कि खुश इंसान वही है जो अपने पूर्वजों से विरासत में मिली जमीन तक सीमित है, ज्यादा की चाह नहीं जिसे, जो अपने ही जमीन पर निवास करे और अपने ही जन्मभूमि की हवा में सांस लेता हो।
अर्थात जिसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। हुज हर्ड्स विद मिल्क, हुज फील्ड्स विद ब्रेड। दोस्तों हर्ड्स का मतलब होता है मवेशियों का झुंड और ब्रेड का मतलब होता है रोटी, लेकिन इस चैप्टर में हर्ड को मवेशी के संदर्भ में लिया गया है और ब्रेड को अनाज के संदर्भ में लिया गया है। तो देखते हैं, हुज हर्ड्स विद मिल्क, हुज फील्ड्स विद ब्रेड, जिसके मवेशी दूध उपलब्ध कराते हो और जिसके खेतों से उसे अनाज मिल जाता हो अर्थात भोजन मिल जाता हो। हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विद अटायर। यहाँ पे फ्लॉक का इस्तेमाल होता है भेड़ों के झुंड या पक्षियों के झुंड के लिए, तो यहाँ पे हम भेड़ के झुंड के संदर्भ में इसको लेंगे। हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विद अटायर, जिनके भेड़ों से उन्हें कपड़े मिल जाते हैं अर्थात भेड़ों से प्राप्त ऊन से जिन्हें कपड़े मिल जाते हैं। हुज ट्रीज इन समर यील्ड हिम शेड इन विंटर फायर, जिनके पेड़ गर्मी में छाया देते हो और ठंड में आग। इस स्टैंजा में कवि यह कहना चाहते हैं कि एक खुश व्यक्ति वह है जिनको अपने मवेशियों से दूध मिल जाता है, खेतों से भोजन मिल जाता है, अपने भेड़ों से मिले ऊन से कपड़े मिल जाते हैं, जिनके पेड़ों से गर्मी में छाया और ठंड में आग के लिए लकड़ी उपलब्ध हो जाते हैं। अर्थात खुश व्यक्ति वह है जो अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर न हो। ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड आवर्स, डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे। भाग्यशाली वो है जिनका घंटा, दिन और साल बिना किसी चिंता के शांति से गुजर सकता है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड, क्वाइट बाय डे। जिनका शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो, जो दिन भर शांत या मौन रहता हो। इस स्टैंजा के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि वे लोग भाग्यशाली है जो सांसारिक चिंताओं से मुक्त है और जिनका जीवन शांति से गुजरता हो, जिनका शरीर स्वस्थ हो और जिनका मन शांत हो तथा जो हमेशा शांतचित्त रहते हो। साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड एज टुगेदर मिक्स्ड। रात में गहरी नींद, अध्ययन और आराम अर्थात काम और आराम दोनों हो। स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन। मधुर मनोरंजन और निष्कपटता या मासूमियत जो ध्यान के साथ सर्वाधिक आनंद देते हैं। इस स्टैंजा में कवि यह कहना चाहते हैं कि वह व्यक्ति खुश है जिनको रात में गहरी नींद आती हो, जिनके जीवन में काम और आराम और मनोरंजन का संतुलन हो और जिनके अंदर किसी के प्रति वैर भाव नहीं अर्थात जो निष्कपट हो, जो मासूम हो और जो चिंतनशील हो। Thus, let me live unseen, unknown। इस प्रकार मुझे जीने दो अनदेखा, अनजाना। Thus, unlamented, let me die। इस प्रकार बिना विलाप के मुझे मरने दे। Steal from the world and not a stone tell where I lie। दुनिया से बचकर और मैं कहाँ पड़ा हूँ, मैं कहाँ दफन हूँ, ये बताने के लिए मेरे कब्र पर कोई पत्थर न हो। इस स्टैंजा में कवि अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वह इस दुनिया से अलग एकांत में जीना चाहता है, जहाँ न तो उसे कोई देखे न ही जाने। कवि चाहता है कि जब वह मरे तो कोई विलाप न करे और कवि अंत में इच्छा जाहिर करता है कि उसके कब्र पर नाम लिखा हुआ वाला पत्थर न हो, ताकि किसी को पता न चले कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ दफन हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा पोएम पूरा होता है। आइए देखते हैं वर्ड मीनिंग। सबसे पहला वर्ड है पेरेंटल। पेरेंटल का मतलब होता है इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, पिता से विरासत में मिली हुई अर्थात पैतृक, पिता या पूर्वजों से विरासत में मिली हुई वस्तु को पैटर्नल कहते हैं। अगला है कंटेंट, सेटिस्फाइड, संतुष्ट। नेटिव एयर, एयर ऑफ वंस होमलैंड, अपने जन्मभूमि की हवा। हर्ड्स मीन्स कैटल, मवेशी। अटायर, अटायर मीन्स ड्रेस या क्लोथिंग, वस्त्र या कपड़ा। रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। मेडिटेशन, प्रैक्टिस ऑफ थिंकिंग डीपली इन साइलेंस, शांति में गहरा चिंतन का अभ्यास। कंटेम्पलेशन, चिंतन मनन। अनलेमेंटेड मीन्स अनमोर्न, मतलब कि अविलपित, बिना विलाप किए। नॉट वेरी सैड, बहुत दुखी नहीं। अनकंसर्नडली
इन एन अनट्रबल्ड मैनर और इन वरीड और एंक्शस मैनर, चिंता रहित तरीके से या बिना चिंता या समस्या के। लाई टू बरी मीन्स दफनाना या दफन होना। रिमेन पैसिवली इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, क्षैतिज अवस्था में निष्क्रिय पड़े रहना। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।